हम्म। सर असर्शन से एक बार और बताइए दीजिए। क्या चीज? असर्सन? असर्शन सर। जी सर। आपने पढ़ा नहीं बिल्कुल? थोड़ा समझ में नहीं आया सर वो। क्या समझ में नहीं आया? क्वेरी बताओ ना, क्या समझ में नहीं आया? बिल्कुल ही वो समझ में नहीं लिखा हुआ आया। है उसमें आप। असर्सन भी एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। सिर्फ ये है कि असर्सन की मदद से आप कॉम्प्लेक्स जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो लगा सकते हो। जैसे चेक क्लॉज में कोई भी डेटाबेस जनरली प्रेडिकेट अलाउ करता है, बट एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी या एक सिंपल क्वेरी अगर आप प्रेडिकेट के तौर पर देना चाहें वो आप नहीं दे सकते। ठीक है। जैसे आपकी स्लाइड में एक एग्जांपल होगा असर्सन में, चेक क्लॉज में अगर आपने देखा होगा तो लेट मी कम टू दैट स्लाइड। That was in chapter 4. So 1 minute. हम्म फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आप लेट मी शेयर द स्लाइड विद यू, देन वी विल डिस्कस। सो शेयर कंटेंट। दिस वन। सो आर यू एबल टू सी दिस स्लाइड? आई होप सब लोग देख यस सर। पाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक क्लॉज में अगर आप इस तरीके का प्रेडिकेट देना चाहें। सो प्रीवियसली अगर आप देखें तो कोई भी चेक क्लॉज इस तरीके का कंस्ट्रेंट एक्चुअली सपोर्ट नहीं करता है। चेक क्लॉज में आप सिंपल प्रेडिकेट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिटीज, लेट्स से सिटीज कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और एंड सो ऑन। या फिर आप देते हैं चेक एज ग्रेटर देन 18, चेक बैलेंस लेस देन और इक्वल टू 1 लाख, चेक बैलेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। इस तरीके की कंडीशंस आप दे सकते हैं, सिंपल कंडीशंस। बट चेक क्लॉज में आप इस तरीके का अगर आप कंडीशन चाहें कि यू नीड टू चेक दैट टाइम स्लॉट आईडी शुड बी इन। तो टाइम स्लॉट आईडी इन, आप चाहते हैं कि टाइम स्लॉट आईडी इस क्वेरी से आए, इस क्वेरी से जो भी वैल्यू आने वाली है। सो आपने क्या किया, टाइम स्लॉट आईडी टेबल से सारे टाइम स्लॉट चूज कर लिए। और सो नाउ यू वांट दैट कि टाइम स्लॉट आईडी जितनी भी हैं, सो टाइम स्लॉट आईडी जहाँ भी आपने कॉलम को इस्तेमाल किया होगा और आप चाहते हैं कि उस कॉलम में जो टाइम स्लॉट आईडी की वैल्यू आए वो इसी में से आए। सो आपने लिख दिया टाइम स्लॉट आईडी इन सेलेक्ट टाइम स्लॉट आईडी फ्रॉम टाइम स्लॉट। सो ये एक एसक्यूएल क्वेरी आप देख सकते हैं, इसमें जो डेटा है वो एक क्वेरी से आ रहा है। और क्या आ रहा है डेटा में? सारी पॉसिबल टाइम स्लॉट आईडी जो कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में अवेलेबल है। इसकी जगह पे एक आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमने फॉरेन की बात की होगी, आपको याद होगा। तो हम चाहेंगे कि इंस्ट्रक्टर टेबल में ये चेक क्लॉज लगा दें डिपार्टमेंट के ऊपर, आप सपोज कि चेक डिपार्टमेंट इन, और यहाँ लिख दें हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो इससे क्या होगा, ये ब्रैकेट आपको ऑल पॉसिबल डिपार्टमेंट्स आपको दे देगा डिपार्टमेंट टेबल से। और जब भी अब आपने इंस्ट्रक्टर टेबल में डिफाइन करते समय ये चेक क्लॉज लगा दिया कि चेक डिपार्टमेंट नेम इन एंड देन। सो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी उस इंसर्शन इंस्ट्रक्टर टेबल में आप कोई भी इंसर्शन करोगे तो डिपार्टमेंट का नाम, जो लिस्ट यहाँ से जो सेट आएगा, इस सेट में जो भी डिपार्टमेंट नेम होंगे, इस जगह पर जो क्वेरी है, इमेजिन करिए दैट क्वेरी इज देयर, तो जो सेट आएगा उसी में वैल्यू होना चाहिए। सो एक तरीके से जो फॉरेन की काम कर रही थी वो आप चेक क्लॉज से भी करा सकते हो। यस। सो लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब आप चेक क्लॉज में इस तरीके से एसक्यूएल क्वेरी दे पाए। लेकिन कोई भी डेटाबेस, इवन एसक्यूएल स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है, बट डेटाबेस कोई भी जो है चेक क्लॉज को चेक क्लॉज में क्वेरी अलाउ नहीं करता है। सो इसकी वजह से चेक क्लॉज का जो स्कोप है वो लिमिटेड हो जाता है।
दैट मीन्स चेक क्लॉज जो है ना कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को राइट करने की परमिशन आपको नहीं देता है। सो इसका अल्टरनेटिव हम क्या खोजते हैं कि असर्सन उसका एक अल्टरनेट बनाया गया है दैट इज अवेलेबल इन एसक्यूएल स्टैंडर्ड, लेकिन कोई भी डेटाबेस इसको इंप्लीमेंट नहीं करता है, ध्यान रखना है आपको। सो असर्सन में आप इस तरीके की कॉम्प्लेक्स क्वेरीज दे सकते हैं। ओके, सो आई एम देख सकते हैं आप असर्सन और चेक क्लॉज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। चेक क्लॉज आप टेबल डिफाइन करते समय करते हैं, असर्सन को आप सेपरेटली क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो आप लिखेंगे क्रिएट असर्सन, देन असर्सन का नाम जो भी आप देना चाहते हैं और चेक, और फिर आप इस तरीके की कंडीशन लिख सकते हैं कि चेक डिपार्टमेंट नेम इन, ओके, चेक इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम इन, एंड देन आपने लिख दिया सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो ये जो प्रेडिकेट है यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट दे सकते हो। सो चेक क्लॉज में आप किसी भी टाइप का प्रेडिकेट दे सकते हो। सो दिस प्रेडिकेट कैन बी ए सिंपल प्रेडिकेट और इट कैन बी ए कॉम्प्लेक्स क्वेरी ऑल्सो। ओके, सो असर्सन में आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये डिफरेंस है चेक क्लॉज और असर्सन में। सो आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि चेक क्लॉज में आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं दे सकते थे, लेकिन असर्सन में आप वही कॉम्प्लेक्स क्वेरीज दे सकते हैं। तो चूंकि असर्सन में कॉम्प्लेक्स क्वेरीज अलाउड है, दैट्स वाई असर्सन जो है आपका कॉम्प्लेक्स भी होता है लिखने में, और उसका जो अ, अ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से असर्सन को टेस्ट करना एक नॉन ट्रिवियल टास्क है। सो नॉन ट्रिवियल टास्क का मतलब है डेटाबेस के ऊपर एक एटलीस्ट सिग्निफिकेंस वर्डन प्रोड्यूस होगा। सो दैट्स वाई हम असर्सन जो है ना नहीं लगाते हैं जनरली। ये डेटाबेस ज़्यादातर इसी वजह से सपोर्ट नहीं करते क्योंकि असर्सन कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप हर चीज़ को डेटाबेस की सारी करेक्टनेस को इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की तरफ से मैनेज करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का एक मिनिमल इस्तेमाल करते हैं। मिनिमल का मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि पूरी करेक्टनेस के लिए हमने ढेर सारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा दिए। बहुत ज़्यादा नेसेसरी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं और जो परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करेंगे, हम उन्हीं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। Okay, so now let's me come to the normalization. So नॉर्मलाइजेशन पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि डेटाबेस डिज़ाइन क्या है। सो एक्चुअली डेटाबेस डिज़ाइन की जो प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और उसमें आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से डेटाबेस को डिज़ाइन करना होता है। सो डेटाबेस डिज़ाइन करते समय अगर आपने अभी तक मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप जो भी डेटाबेस बनाना है आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो टास्क है आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा सिस्टम है उसे अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, तो जब आप उनके पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हो तब आप एक्चुअल नीड समझ पाते हो कि हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा डेटा हैंडल करना है, कौन सी एंटिटीज हैं उनके डेटा को हैंडल करना है, डेटा का सीमेंटिक्स क्या है, और डेटा के बीच में रिलेशनशिप्स जो है ना वो क्या है, डेटा के ऊपर कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से आपको लगाने हैं, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं डेटाबेस की। ये सब आप रिलेशनल डेटाबेस का जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसका जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेस है उसमें आप समझते हैं। देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आपको याद होगा जैसे मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो टर्म काम होता है आपका कि रिक्वायरमेंट्स जब आपने अंडरस्टैंड कर ली, पूरे सिस्टम को समझ लिया, एनालाइज कर लिया, अब आप उस इंफॉर्मेशन को जो आपने गैदर किया रिक्वायरमेंट एनालिसिस में उसे आप एक फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सम डेटा मॉडल। सो वो डेटा मॉडल जनरली हम ई आर डायग्राम यूज करते हैं, और ई आर डायग्राम बहुत रिच डेटा मॉडल है जिससे आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डेटा है, उसके सीमेंटिक है, उस पर जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑन पेपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जब आपका ई आर डायग्राम प्रिपेयर हो जाता है, अगर आपने बहुत केयरफुली ई आर डायग्राम बनाया है, बहुत अच्छे से ई आर डायग्राम बनाया है, तो ई आर डायग्राम के बाद अब अगला आपका काम होता है, जैसा कि आपको याद होगा, हम रिलेशन जो ई आर मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। सो आपको कुछ सेट ऑफ टेबल्स मिल जाती हैं, है ना। सो वो जो सेट ऑफ टेबल्स हैं दैट इज़ योर डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। सो आप उसे रिलेशनल स्कीमा या लॉजिकल स्कीमा भी बोलते हैं डेटाबेस की। और जब आपकी लॉजिकल स्कीमा बन जाती है फिर आप उसको क्रिएट टेबल और बहुत सारी कमांड्स के थ्रू डेटाबेस में इंप्लीमेंट कर देते हैं, है ना।
इससे इस तरीके से आपको एक फिजिकल स्कीमा मिलती है जो आपके हार्ड डिस्क में डेटाबेस सॉफ्टवेयर की मदद से आपके क्रिएट हो जाती है, और फिर आप उसको बैकएंड के तौर पर उससे प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू आप उसे इंटरेक्ट करते हो और उसके साथ मैनिपुलेशन करते हो, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड फंक्शनैलिटी है वो अचीव हो पाए. Okay, so this was the whole broad idea of your relational database design process. Now, जब relational database design process जो process है इसमें बहुत important आपका जो काम है या important point जो आपको याद रखना है कि आपको relational जो database design बनाना है बहुत carefully बनाना है, क्योंकि अगर आपने इस relational database design के duration में कोई भी mistake कर दी, कोई भी छोटी सी भी गलती कर दी, तो वो गलती आपके application के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है. तो डेंजरस का ये सेंस मेरा ये है कि आपका जो डेटाबेस, जो अल्टीमेटली जो एप्लीकेशन आप डेवलप करेंगे वो एप्लीकेशन हो सकता है यूज़र की नीड को सूट ना करे, या उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक या डिस्क्रिपेंसी हो सकती है. ओके, सो डेटाबेस का जो डिज़ाइन है वो डेटा एप्लीकेशन जो ऐप बनाएंगे आप उसका परफॉर्मेंस भी हैम्पर करता है. ठीक है, सो आपका डेटा जो एप्लीकेशन होगा जो एंड यूजर को आप डिलीवर करेंगे अपने क्लाइंट को, उस एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डेटाबेस के डिज़ाइन पर डिपेंड होता है. सो हमेशा आपको एक बहुत ही एक बेस्ट डेटाबेस डिज़ाइन आप रिक्वायर्ड करेंगे. सो आप चाहेंगे कि हमारा जो डेटाबेस का डिज़ाइन हो दैट शुड बी बेस्ट, क्योंकि जब डिज़ाइन अच्छा होगा तो फिर आपका एप्लीकेशन भी अच्छा होगा. अगर आपका डिज़ाइन में कोई कमी होगी तो आपके एप्लीकेशन में बहुत सारी कमी हो जाएंगी. सो ये आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फेस है. तो डिज़ाइन आपको बहुत केयरफुली बनाना है. तो इसलिए आप जब मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जब भी आप एप्लीकेशन बनाने की प्रोसेस का शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस है आप उसे बहुत अच्छे से करें, क्योंकि अगर उसमें कोई कमी छूट गई है तो फिर वो आपके डेटाबेस डिज़ाइन में अपने आप प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी. और जब आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस अच्छे से कर लिया है तो फिर उसको आप प्रॉपर डिज़ाइन में लेकर के आएँ. सो जब आप डेटाबेस डिज़ाइन बनाते हैं तो अब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, या एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि आप ये कैसे इवेल्युएट करेंगे या कैसे डिसाइड करेंगे कि जो डेटाबेस का डिज़ाइन आपने बनाया है वो अच्छा है ना? क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रूव करना होगा या शो करना होगा कि सपोज यू आर वर्किंग इन सम कंपनी एंड यू डेवलप ए डेटाबेस डिज़ाइन. नाउ जो डेटाबेस का डिज़ाइन बनाया है तो आपको अपने हायर अथॉरिटी जो होंगे या आपके जो टीम लीडर्स में या ऊपर के लेवल पर अ, जो लोग होंगे उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसमें फ्लॉज नहीं है और वो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है. सो अगर आप ये क्लेम करें कि नहीं मुझे डेटाबेस की नॉलेज है और आई एम द एक्सपर्ट ऑफ द डेटाबेस और मैंने जो डिज़ाइन बनाया है वो अच्छा है, सो ये क्लेम आपका कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना? जैसे अगर आपने सुना होगा कई बार पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट के लोग जो है ना कोई भी स्कीम बनाते हैं तो वो खुद ही अपनी वाहवाही करते हैं कि हमने बहुत अच्छी स्कीम बनाई है और दिस एंड दैट. तो ये ह्यूमन नेचर होती है कि आप जब कुछ भी बनाते हैं तो जनरली आपको ये फील होता है कि हमने जो बनाया है वो बहुत अच्छा है ना? सो कई केसेस में आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता है. ठीक है, सो बहुत अच्छा है, अच्छा एक क्वालिटेटिव टर्म है, और कितना अच्छा है और ये थोड़ा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, इसको आप कैसे मेजर करेंगे? कोई स्केल नहीं है आपके पास. ओके, सो सिमिलरली जब आप एक डेटाबेस का डिज़ाइन बनाते हैं तब आप, हो सकता है आप क्लेम करें कि मेरा डेटाबेस का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, एंड अज्यूम करिए कि दो लोग डेटाबेस का डिज़ाइन, एक एक ही सेम डेटाबेस का डिज़ाइन बनाने के लिए दो लोगों को दे दिया जाता है और दो लोग एक डिज़ाइन, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन लेकर के आते हैं आपके पास, एंड सपोज यू आर ए टीम लीडर. नाउ आपके सामने चैलेंज होगा कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस पर्सन का डिज़ाइन अच्छा है. सो दिस इज सिमिलर टू द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम्स के केस में भी आपने पढ़ा होगा कि आपको अगर एक ही टास्क को करना है तो उसके लिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स हो सकती हैं और आप फिर डिसाइड करते हो उनमें से कि विच एल्गोरिथम इज बेस्ट और बेटर, है ना? तो उसके लिए आप देखेंगे आपके पास टूल्स हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस आप करते हैं, और एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन भी आप कर सकते हैं. इसके बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि विच एल्गोरिथम इज बेटर एंड आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं. तो similar problem will also arise with the database relational database design. तो relational database design में again आपके सामने चैलेंज क्या है कि अगर आप एक डिज़ाइन डेवलप करते हैं तो आप इसे कैसे प्रूव करेंगे
कि आपका जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा है और उसमें फ्लॉज नहीं है, या अगर एक डिज़ाइन है तो उसमें आप फ्लॉ कैसे निकाल के बताएंगे, है ना? तो अगर एक आपका आपका जो जूनियर है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप एक टीम लीडर हैं, और आपका जो जूनियर है जिससे आपने डेटाबेस डिज़ाइन बनाने का असाइनमेंट दिया, और वो एक डिज़ाइन आपके पास लेके आता है, देन वो कह रहा है कि डिज़ाइन बहुत अच्छा है, एंड नाउ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस डिज़ाइन को एवेलुएट करें, और फिर अगर उसमें कोई कमी निकलती है तो आप सामने वाले जो लेकर के आए डिज़ाइन उसको आप कन्विंस कर पाएँ कि नहीं, आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं है और इसमें ये कमियां हैं, और अगर डिज़ाइन अच्छा है तो आप तब भी अप्रूव कर पाए कि हाँ ये डिज़ाइन अच्छा है, क्योंकि आपको फिर बाकी लोगों को भी कन्विंस करना होगा, तभी आप आगे उस डेवलपमेंट में प्रोसीड कर पाएंगे। सो नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है आपके सामने एज ए डेवलपर वो होगी कि डिज़ाइन को कैसे एवेलुएट किया जाए, और डिज़ाइन को एवेलुएट करने के लिए क्योंकि आपको दूसरे लोगों को भी कन्विंस करना है, तो आपके पास एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, है ना? ये नहीं है कि आप सिंपली ये कहें कि नहीं मैं कह रहा हूँ इसलिए डिज़ाइन अच्छा है। यू कैन नॉट कन्विंस समबडी एल्स। कोई दूसरे को आप इस तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते कि नहीं मैं कह रहा हूँ इसलिए ये डिज़ाइन अच्छा है ना? कि या आप अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी के बेस पर कहें कि नहीं ये डिज़ाइन अच्छा है और आप मानिए इसको, है ना? सो आपको जनरली लोगों को अगर लॉजिकल तरीके से कन्विंस आप कर पाएंगे, दैट विल बी बेटर। सो इसके लिए नाउ चूंकि वी आर स्टडिंग ए साइंस सब्जेक्ट, तो साइंस में ऑलवेज अगर आपको किसी डिज़ाइन को अच्छा या ख़राब कहना है तो आपके पास कुछ मैथमेटिकल क्राइटेरियाज होना चाहिए, या कुछ साइंटिफिक या लॉजिकल आर्गूमेंट्स होना चाहिए जिसके बेस पर आप एक डिज़ाइन को इवेलुएट कर पाएँ। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन इज़ दैट प्रोसेस। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस डिज़ाइन की एक प्रोसेस ही है जिसके थ्रू आप एक डिज़ाइन को एवेलुएट करके बता सकते हो कि उसकी क्वालिटी कैसा क्या है। सो दैट मीन्स यू कैन गिव ए मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए डिज़ाइन। सो समबडी कम अप विद ए डिज़ाइन, एंड देन आप उस पर नॉर्मलाइजेशन के जो क्राइटेरियाज हैं या जो कंडीशंस हैं या जो साइंटिफिक रूल्स हैं उनको आप अप्लाई करेंगे, और उसके बेस पर आप बता पाएंगे कि आपके डिज़ाइन में अगर कोई फ्लॉ है तो क्या क्या फ्लॉज हैं, एंड अगर आपका डिज़ाइन रियली अच्छा है तो आप ये भी बताएंगे वो कितना अच्छा है। तो नॉर्मलाइजेशन इज़ दैट प्रोसेस। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन जिसका मतलब यही है कि सो नॉर्मलाइजेशन एक सिंपली नॉर्मलाइजेशन का अकेला काम यही नहीं है कि हम एक डिज़ाइन को इवेलुएट करें। साइमल्टेनियसली नॉर्मलाइजेशन ऑल्सो अलाउ यू टू रिफाइन द डिज़ाइन ऑफ ए डेटाबेस। तो नॉर्मलाइजेशन से एक तो चीज़ आप ये करते हैं कि आप एक डिज़ाइन जो आपको मिला है आप उसे एवेलुएट कर पाते हैं कि इस डिज़ाइन में कोई फ्लॉ तो नहीं है, और अगर फ्लॉ है तो क्या फ्लॉ है, और साथ साथ नॉर्मलाइजेशन उन फ्लॉ को साथ साथ आइडेंटिफाई करने के साथ उसको दूर करने के लिए भी आपको हेल्प करता है। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच यू कैन रिफाइन design of a database। ठीक है, if you want to write the definition you can write it, note it down। so normalization is a process that refines a database design। okay, normalization is a database design process you can say, or it is a database design refinement process, that is also another definition। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डेटाबेस के डिजाइन को एवेलुएट भी करते हैं, एंड देन अगर उसमें कोई फ्लॉ है वीकनेस है देन उस वीकनेस को हम रिफाइन करके डेटाबेस के डिज़ाइन को दूर भी कर उस फ्लॉ को दूर भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हम डेटाबेस के डिज़ाइन की क्वालिटी भी इंडिकेट कर पाते हैं कि उसके डिज़ाइन में क्या क्वालिटीज़ हैं। ओके, सो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन में वी हैव सर्टेन नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, सो डेटाबेस के डिज़ाइन को हम मेजर करने के लिए हमारे पास कई डिस्क्रीट लेवल्स हैं। सो उन लेवल्स को हम जनरली नॉर्मल फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो नॉर्मल फॉर्म की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब है नॉर्मल फॉर्म हैज ए सेट ऑफ रूल्स। नॉर्मल फॉर्म हैव ए सेट ऑफ रूल्स। If a database satisfy that set of rules of that normal form, then we say that database design is in that normal form। so we will see that हम डिटेल में भी जाएंगे नॉर्मल फॉर्म्स पर, अभी मैं इंट्रोडक्टरी ही बात कर रहा हूँ
कि यू विल सी दैट जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपके पास है, देन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन यू हैव BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। ओके, सो कई सारी नॉर्मल फॉर्म्स हैं। सो हर नॉर्मल फॉर्म ये बताती है कि डेटाबेस का डिजाइन कैसा है। ठीक है, तो हर नॉर्मल फॉर्म कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करती है। सो अगर डेटाबेस उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है तो हम उसे यूज कहेंगे कि ये डेटाबेस इस नॉर्मल फॉर्म में है। सो फॉर एग्जांपल देयर इज वन नॉर्मल फॉर्म जिसे हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कुछ रूल्स हैं कि ये कंडीशंस हैं, अगर एक डेटाबेस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो ये मैथमेटिकल कंडीशंस वो डेटाबेस सेटिस्फाई करे। तो अगर वो डेटाबेस उस सेकंड नॉर्मल फॉर्म के सारे रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये डेटाबेस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली एक क्वालिटी का एक टैग है। यू कैन से दैट दिस इज ए क्वालिटी टैग। जैसे आपने प्रोडक्ट्स में कई बार देखा होगा, प्रोडक्ट के लिए ऊपर भी हमने क्वालिटी टैग मार्क करते हैं। जैसे पेट्रोल के केस में आपने देखा होगा, या गाड़ियों के जो इंजन आते हैं BS1, BS2, BS3, BS4, BS6, BS5, तो कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं इंजन के। अभी आप देख रहे हैं हम BS4 इंजन यूज कर रहे थे, अब हम BS6 पर मूव कर रहे हैं। सिमिलरली जो पेट्रोलियम है, आपका जो पेट्रोल है, उसमें भी आप देखेंगे उसके क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं। सो BS4 इज वन स्टैंडर्ड, BS6 ऑल्सो इज स्टैंडर्ड। और आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स होते हैं वो हाई क्वालिटी का पेट्रोल यूज करते हैं। तो कई प्रोडक्ट्स के भी अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो सिमिलरली डेटाबेस के लिए भी आप कह सकते हैं नॉर्मल फॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड्स। ओके, नॉर्मल फॉर्म डेटाबेस के स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं कि डेटाबेस के डिजाइन का क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी है। ओके, सो यू हैव सर्टेन नॉर्मल फॉर्म्स। सो आप चाहेंगे कि डेटाबेस उन नॉर्मल फॉर्म्स को सेटिस्फाई करे। ओके, सो वी विल कम टू द नॉर्मल फॉर्म्स लेटर। नाउ लेट्स सी फर्स्ट के डेटाबेस जो डिजाइन है उसमें क्योंकि मैंने जैसे कहा कि डेटाबेस का डिजाइन में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आपको आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी बहुत सारे इशू आएंगे और आपका एप्लीकेशन हो सकता है बहुत अच्छे से परफॉर्म ना करे। सो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि बैड डेटाबेस डिजाइन हम किसको कहेंगे, और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट ए डेटाबेस डिजाइन मे हैव। बैड डेटाबेस डिजाइन, बैड डेटाबेस डिजाइन नाम से ही पता चल रहा है, मतलब दैट डिजाइन इज नॉट गुड, है ना, सिंपली। लेकिन गुड का होना क्या किस डेटाबेस डिजाइन को हम कहेंगे ये अच्छा नहीं है, बैड है। ठीक है, सो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तभी हम किसी को किसी प्रोडक्ट को या किसी डिजाइन को बैड कहेंगे, है ना। एवरी प्रोडक्ट हैव सम ड्रॉबैक्स, और उसके बेस पर ही आप कहेंगे कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, और दूसरा प्रोडक्ट अच्छा है तो आप कहेंगे कि नहीं ये अच्छा है ना। सो ए बैड डेटाबेस डिजाइन हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स। सो लेट मी, आप चाहे तो नोट करते चलिए साथ में बैड डेटाबेस डिजाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो एक्चुअली बैड डेटाबेस डिजाइन हैव मेनली टू प्रॉब्लम्स। वन प्रॉब्लम इज रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी से आप सब लोग फेमिलियर हैं। सो आई होप रिडंडेंसी सबको याद होगा क्या कहते हैं रिडंडेंसी। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट इज अ रिडंडेंसी। सो रिडंडेंसी मींस सिंपल टर्म है डुप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो अननेसरी इन्फॉर्मेशन आपकी डुप्लीकेट हो रही है अगर डेटाबेस डिजाइन में, एक ही इन्फॉर्मेशन कई जगह रिफ्लेक्ट हो रही है बार बार, तो हम कहेंगे कि आपके डेटाबेस के डिजाइन में रिडंडेंसी है। नाउ रिडंडेंसी भी का लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा से ला करके काफ़ी लेवल तक रिडंडेंसी हो सकती है। और रिडंडेंसी सबसे हम बैड क्यों मानते हैं, क्योंकि रिडंडेंसी से क्या प्रॉब्लम अराइज होती है कि वो इनकन्सिस्टेंसी लेकर के आ सकती है। ठीक है, इट क्रिएट्स चांस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इनटू द डेटाबेस, आप इससे पहले से फेमिलियर हैं। दूसरा प्रॉब्लम रिडंडेंसी के साथ क्या है कि आप अननेसरी कुछ इन्फॉर्मेशन को बार बार अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्टोरेज जो वेस्टेज होगा दैट इज ऑल्सो ए ड्रॉबैक फॉर योर डिजाइन। ठीक है, आपका डेटाबेस डिजाइन में रिडंडेंसी ज़्यादा होगी तो वो स्टोरेज अननेसरी भी कंज्यूम करेगा, सो उसका स्टोरेज एफिशिएंसी जो है ना पुअर होगी। सो रिडंडेंसी इज वन प्रॉब्लम जो एक बैड डेटाबेस डिजाइन में दिखाई देगी। ओके, नाउ ये भी याद रखना है आपको कि रिडंडेंसी को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, और रिडंडेंसी कई बार बेनिफिशियल भी होती है, हम इस पर कई बार पहले भी बात कर चुके हैं। सो दिस इज द वन प्रॉब्लम जो एक बैड डेटाबेस डिजाइन के अंदर हो सकती है। नाउ व्हाट इज अनदर प्रॉब्लम, दूसरा है तीन तरीके की एनोमलीज आपके डेटाबेस के डिजाइन में हो सकती हैं। ठीक है, सो पहले लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल, देन हम उन एनोमलीज पर आएंगे। सो अज्यूम करिए कि आपको याद होगा कि आपके जो यूनिवर्सिटी डिजाइन था उसमें ये दो सेपरेट टेबल्स थी अलग अलग,
है ना? आपको याद होगा आईडी, नेम, सैलरी या डिपार्टमेंट नेम, ये इंस्ट्रक्टर टेबल थी, और डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग, बजट, ये आपका आपकी डिपार्टमेंट टेबल थी। ओके, सो नाउ इमेजिन करिए कि आपने जो है ना डेटाबेस डिजाइन ठीक से नहीं किया और आपने डिपार्टमेंट को अलग एंटिटी के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं किया। ईआर डायग्राम में आपने मिस्टेक कर दी और आपने ईआर डायग्राम को फॉलो ही नहीं किया, जस्ट ऐसे ही आपने क्या कर दिया, एक टेबल बना दी इस तरीके से। इस टेबल का नाम लेट से है इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। तो आपने एक टेबल में क्या रखा, आईडी रखा, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम। आपको एक्चुअली लगा कि जो जो डिजाइन था ओरिजिनल, उसमें डिपार्टमेंट नेम आप अननेसेसरी रिपीट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको कंबाइंड कर दें। तो आपने इस तरीके से एक टेबल बना ली। अज्यूम करिए, तो कोई भी मिस्टेक की वजह से भी आप ऐसा कर सकते हैं, या आपने नोइंगली अननोइंगली कर दिया। यू डू नॉट नो, लेट्स से ईआर डायग्राम आप नहीं जानते थे, तो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर या ऐसे ही आपको लगा कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है टेबल इस तरीके से बनाना, तो आपने एक टेबल बना दी। तो आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग एंड बजट, ये जो टेबल है, सो इसमें आपके 6 कॉलम्स हैं। ओके, सो नाउ ये जो टेबल है, ये टेबल एक बैड डेटाबेस डिजाइन का एग्जांपल है। लेट मी टेल यू कैसे। तो जैसे मैंने बताया कि बैड डेटाबेस डिजाइन की सबसे पहली निशानी क्या है, रिडंडेंसी। कैसे है इसमें रिडंडेंसी, आप देख सकते हैं। सो आप अगर इधर ध्यान देखें, इस टेबल में ध्यान दें, तो आप देखेंगे आइंस्टीन जो इंस्ट्रक्टर है, इसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है, फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर सर अगर आप देखें तो कितने हैं, 1 देन 2। ओके, देर आर ओनली 2। अगर हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पर फोकस करें तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 1 2 3 तीन इंस्ट्रक्टर्स हैं। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द फिजिक्स डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टर आइंस्टीन। तो आइंस्टीन में अगर आप देखें तो आइंस्टीन में इस रिकॉर्ड से आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आइंस्टीन जो है इंस्ट्रक्टर, इनकी ये आईडी है एंड उनकी सैलरी दिस वन है एंड ही बिलोंग्स टू द फिजिक्स डिपार्टमेंट, और फिजिक्स डिपार्टमेंट वॉटसन बिल्डिंग में रन कर रहा है। इमेजिन द, नाउ नोट डाउन दिस फैक्ट। ये रिकॉर्ड क्या कह रहा है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट वॉटसन बिल्डिंग में है और फिजिक्स डिपार्टमेंट का बजट कितना है, $70,000। ओके, नाउ अगेन कम टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट। फिजिक्स डिपार्टमेंट में ये रिकॉर्ड क्या कह रहा है कि एक गोल्ड नाम से इंस्ट्रक्टर है, उनकी सैलरी $87,000 है एनुअल, और ये जो है ना उनकी आईडी है एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द फिजिक्स डिपार्टमेंट। साथ में अगेन आप फिर से वही कह रहे हैं बात जो आप ऊपर बोल चुके हैं, बट दैट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन आप पहले ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि फिजिक्स डिपार्टमेंट वाटसन बिल्डिंग में रन करता है और उसका बजट $70,000 है। दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन आप दो जगह दिखा रहे हैं। So that means same information is being repeated 2 times, है ना, कि फिजिक्स डिपार्टमेंट वाटसन बिल्डिंग में रन करता है और उसका बजट $70,000 है। ये इन्फॉर्मेशन आप अननेसेसरली दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप एक बार यहां लिख चुके हैं, देन दिस इन्फॉर्मेशन शुड नॉट कम हियर, है ना। सो दिस इज द रिडंडेंसी। तो ये रिडंडेंसी अवॉइड करना चाहिए था हमको। ओके, सो ये तो एग्जांपल था एक छोटा सा जिसमें 2 ही रिकॉर्ड थे फिजिक्स डिपार्टमेंट के पास। नाउ अज्यूम करिए एक फिजिक्स डिपार्टमेंट काफी रिच डिपार्टमेंट है और इट्स हैव 100 फैकल्टीज। किसी पुरानी ओल्ड यूनिवर्सिटी का आप एग्जांपल ले सकते हैं। कई बार बड़े बड़े डिपार्टमेंट, पुरानी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स इन देयर डिपार्टमेंट। तो अगर आप ये इमेजिन करिए इसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट में 100 अगर इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो ये फैक्ट कि फिजिक्स डिपार्टमेंट वाटसन बिल्डिंग में रन करता है और उसका बजट 70,000 है, ये फैक्ट 100 टाइम्स रिपीट होगा, है ना। तो दैट मीन्स ये जो डिजाइन है, आपके डिजाइन में एक इंपॉर्टेंट जो फ्लॉ है या मेजर फ्लॉ है वो है रिडंडेंसी। सिमिलरली सेम थिंग यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू विद कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 3 इंस्ट्रक्टर्स हैं, कार्ड्स है, देन श्रीनिवासन है एंड बैंट है। देन इसमें आप ये इसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के साथ में आप पहला रिकॉर्ड क्या कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट टेलर बिल्डिंग में रन करता है और उसका बजट $1,00,000 है। अगेन सेम थिंग इन्फॉर्मेशन आप श्रीनिवासन रिकॉर्ड में भी बोल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग टेलर है और उसका बजट $1,00,000 है। अगेन यहाँ भी आप बोल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो है ना टेलर बिल्डिंग में रन कर रहा है और उसका जो बजट है वो $1,00,000 है। तो दैट मीन सेम इन्फॉर्मेशन को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं अननेसेसरली। तो दिस इज ए केस, सिंपल केस ऑफ रिडंडेंसी। तो ऑब्वियसली ये डिजाइन में आपके फ्लॉ है, और आपको मालूम है जब रिडंडेंसी अननेसेसरी क्रिएट होती है तो स्पेस वेस्टेज तो होगा ही होगा,
डेटाबेस की इनकंसिस्टेंसी के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाता है। ओके, तो ये डिजाइन में एक मेजर फ्लॉ है कि इसमें रेडंडेंसी है। तो ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन की फिजिक्स डिपार्टमेंट वाटसन बिल्डिंग में रन करता है, उसका बजट 70,000 है, ये इसके साथ होना ही नहीं चाहिए था, आपको इसे सेपरेटली अगर आप रखते। तो अब इमेजिन करिए यही चीज़ हम डिपार्टमेंट टेबल पर दूसरा डिज़ाइन देखिए, जो अल्टरनेट डिज़ाइन आपके डेटाबेस की बुक में मेंशन है, वो है इंस्ट्रक्टर आपने अलग बनाया है टेबल को और डिपार्टमेंट टेबल अलग बनाई है। सो जब आपने दोनों टेबल्स को सेपरेट कर दिया तो ये इन्फॉर्मेशन की फिजिक्स डिपार्टमेंट वाटसन बिल्डिंग में रन करता है और बजट उसका 70,000 तक केवल और केवल आपके डेटाबेस में एक ही बार रिफ्लेक्ट होगी, है ना। अगर देखें ये दोनों टेबल्स को आप सेपरेट कर लें, अगर जो अल्टरनेट डिज़ाइन है जो ऑलरेडी आपके बुक में यूज किया गया है, ये तो सिंपली उन्होंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। सो अगर वो जो डिज़ाइन ऑलरेडी है बुक में, वो डिज़ाइन में अब एडवांटेज क्या है, रिडंडेंसी अब नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी रिडंडेंसी ये है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम रिपीट होगा इंस्ट्रक्टर टेबल में, 2 बार आप लिख रहे हो, फिजिक्स डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टर टेबल में आइंस्टीन के सामने आ रहा है और फिर एक रिकॉर्ड उसमें आएगा। लेकिन ये बहुत रिडंडेंसी कम है, ये नेसेसरी भी है कि आपको इंस्ट्रक्टर के सामने नाम के सामने डिपार्टमेंट नेम लिखना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट दोनों जगह कॉमन तो करना पड़ेगा मैचिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन इससे आप देख रहे हैं कि ये फैक्ट कि फिजिक्स डिपार्टमेंट वाटसन बिल्डिंग में रन करता है, ये अगर 100 इंस्ट्रक्टर्स के लिए 100 टाइम लिखना पड़ता आपको, तो उससे कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी वेस्टेज होता। लेकिन अब उसी फैक्ट को आप डिपार्टमेंट टेबल में एक ही बार में लिख देंगे, एक ही रिकॉर्ड में, कि फिजिक्स वाटसन बिल्डिंग में रन करता है डिपार्टमेंट और बजट उसका 70,000 है। सो इससे आपकी रिडंडेंसी कम हो गई। सो ये जो डिज़ाइन था आपकी बुक में, 2 सेपरेट टेबल वाला, ये डिज़ाइन इससे बेटर है। सो दिस इज वन प्रॉब्लम जो रिडंडेंसी से रिलेटेड है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम, जो मैंने कहा कि दूसरे तरीके के जो इंपॉर्टेंट फ्लॉज हैं वो हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनोमलीज। ओके, सो अब हम उनसे अपडेशन एनोमलीज बोलते हैं। ठीक है, डेटाबेस में जो टेबल में जो एनोमलीज है, एनोमलीज का मतलब होता है Static rules. एनोमली मीन्स एक कंडीशन दैट इज अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, यू कैन से। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्लेडर एनोमली पढ़ी होगी। सो एनोमली का मतलब होता है एक अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड कंडीशन जो है ना सिस्टम में ऑकर हो रही है। ओके, सो डेटाबेस के बैड डिजाइन में आपके 3 तरीके की एनोमली प्रेजेंट हो सकती हैं। एक है इंसर्शन एनोमली, यू कैन नोट इट डाउन, देन अपडेशन एनोमली एंड डिलीशन एनोमली। तो एक बैड डेटाबेस डिजाइन में 3 तरीके की एनोमली प्रेजेंट हो सकती हैं, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली एंड अपडेशन एनोमली। ओके, सो अब ये एनोमलीज को ध्यान से समझना है आपको। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इंसर्शन एनोमली। सो इंसर्शन एनोमली का मतलब यह है कि आप किसी वजह से डेटाबेस डिजाइन की वजह से कुछ खास इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आपके डेटाबेस के डिजाइन में इंसर्शन एनोमली प्रेजेंट है। लेट मी रिपीट अगेन, इंसर्शन एनोमली मीन्स कि आप कुछ इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में इंसर्ट ही नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स डेटाबेस का डिजाइन उस इंफॉर्मेशन के इंसर्शन को ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है, तो हम कहेंगे कि आपके डेटाबेस के डिजाइन में इंसर्शन एनोमली है। सिमिलरली, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंसर्शन एनोमली, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको याद होगा इस डिजाइन में अगर आप देखें तो प्राइमरी की क्या होगी इस टेबल में? ID. इंस्ट्रक्टर आईडी इज द प्राइमरी की। ओके ओके, वन मोर थिंग यहाँ पर याद रखना है, जब रेडंडेंसी होती है तो नल वैल्यू का भी चांसेस होते हैं, है ना। तो नल वैल्यू भी हम अवॉइड करना चाहते हैं। एक और प्रॉब्लम जो है ना, डेटाबेस में नल वैल्यू इंसर्ट होने के चांसेस कम होना चाहिए। ओके, नाउ इमेजिन करिए कि एक डिपार्टमेंट है, लेट्स से म्यूजिक डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें इंस्ट्रक्टर का नाम दिया हुआ है, या म्यूजिक डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ लिस्टेड नहीं है। लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है। इसी सिनारियो में अब देखिए, अब अज्यूम करिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन अभी उसमें कोई भी फैकल्टी नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है लेकिन उसमें कोई भी फैकल्टी नहीं है। अब आपको काम दिया गया, सपोज आप एक एकेडमिक क्लर्क थे, आपको कहा गया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है लेट्स से टेलर बिल्डिंग में रन कर रहा है और उसका भी बजट $90,000 है। ये इन्फॉर्मेशन आप इस डेटाबेस में इंसर्ट कर दीजिए।
कैन यू इंसर्ट इट? नहीं कर पाएंगे। नो। ओके, क्यों नहीं No, कर sir. पाएंगे? इसके पीछे रीजन क्या है कि इंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है। इस टेबल में आप डेटा तभी इंसर्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट के बारे में जब उसमें कोई इंस्ट्रक्टर हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्राइमरी की के बिना आप वैल्यू नहीं दे सकते। जब आप इस टेबल में प्राइमरी की क्या बनाएंगे? इंस्ट्रक्टर आईडी को प्राइमरी की बनाएंगे। सो अगर आपको कोई डिपार्टमेंट के रिलेटेड के डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेलर बिल्डिंग में रन कर रहा है और उसका बजट $90,000 है, ये इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके इंसर्शन ऑपरेशन को रोक दिया जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा? क्योंकि मैंने बताया कि उसमें कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो इंस्ट्रक्टर की आईडी आप नल रखेंगे, इंस्ट्रक्टर का नाम नल देंगे, सैलरी भी नल इंसर्ट करेंगे, एंड डिपार्टमेंट नेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, बिल्डिंग का नाम टेलर होगा और बैलेंस उसका बजट होगा $90,000। सो बिना प्राइमरी की वैल्यू के आप इंसर्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि टेबल में प्राइमरी की आईडी है और आईडी नल नहीं हो सकता। आपको मालूम है अगर प्राइमरी की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आईडी कैन नॉट बी नल। सॉरी। सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंसर्शन एनोमली। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी में ये फैक्ट कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रन कर रहा है और उसका एक बिल्डिंग भी है टेलर और उसका एक बजट भी है, ये इन्फॉर्मेशन आप डेटाबेस में एंटर नहीं कर पा रहे हैं डिजाइन की वजह से। तो दैट मीन्स हम कहेंगे कि इस डेटाबेस डिजाइन में इंसर्शन एनोमली प्रेजेंट है। नाउ लेट्स कम टू द अपडेशन एनोमली। अपडेशन एनोमली का मतलब है कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं, अपडेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेटाबेस ऑपरेशन आपके अपडेट को अलाउ नहीं करता है। डेटाबेस जो है आपके अपडेट को रोक देता है किसी वजह से, तो वो एनोमली को हम बोलते हैं अपडेशन एनोमली। कुछ इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट या इन्फॉर्मेशन अपडेट करने पर, एक इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने पर आप दूसरी इन्फॉर्मेशन को लॉस्ट कर जाते हैं। ठीक है, whenever you make an update into a table you lost some information, some important information या other information, related information, तो हम उस डिजाइन में बोलते हैं कि अपडेशन एनोमली प्रेजेंट है। नाउ अज्यूम करिए कि थोड़ी देर के लिए म्यूजिक डिपार्टमेंट है, ठीक है, और म्यूजिक डिपार्टमेंट में यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या है कि म्यूजिक डिपार्टमेंट जो है ना पैकार्ड बिल्डिंग में रन कर रहा है और उसका बजट 80,000 है। ओके, नाउ अज्यूम करिए कि जो म्यूजिक डिपार्टमेंट का जो इंस्ट्रक्टर है, ओके, मोजार्ट, मैं सपोज इस डिपार्टमेंट को, इस इंस्ट्रक्टर को मूव करके लेट्स से मैं इसे फिनांस नहीं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैं इसको मूव करना चाहता हूँ इस इंस्ट्रक्टर को। ओके, व्हाट आई वांट टू डू कि मोजार्ट नाम का जो इंस्ट्रक्टर है मैं इसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मूव कर दूं, और आपको याद होगा कि ये म्यूजिक डिपार्टमेंट में अकेला यही इंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ही मैंने इसका डिपार्टमेंट हिस्ट्री किया, जैसे ही मैंने मोजार्ट का डिपार्टमेंट हिस्ट्री किया, मोजार्ट को मैंने म्यूजिक से हिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया। सो जैसे ही मैंने इसको हिस्ट्री में ट्रांसफर किया तो इसके सामने इस टेबल के डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या डेटा आना चाहिए? हिस्ट्री का ही बिल्डिंग का नाम आएगा, और अब इसके रिकॉर्ड में यहाँ पर म्यूजिक की जगह पर हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो जाएगा और बिल्डिंग का नाम पेंटर हो जाएगा और बजट इसका 50,000 हो जाएगा। हालांकि याद रखना, मैंने इसमें यूनिवर्सिटी ने, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के जिसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसने म्यूजिक डिपार्टमेंट को बंद नहीं किया है, केवल उसमें जो एक ही इंस्ट्रक्टर था उसको मूव करके हिस्ट्री डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। बट म्यूजिक डिपार्टमेंट अभी रन कर रहा है पैकार्ड बिल्डिंग से और उसका बजट $80,000 है। लेकिन जैसे ही आपने इसके डिपार्टमेंट को अपडेट करके हिस्ट्री किया, तो जैसे अपडेट हिस्ट्री करने पर हिस्ट्री का ही इन्फॉर्मेशन यहाँ आना चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन भी अपडेट होगी और यहाँ पेंटर आ गया और यहाँ 80,000 आ गया। नाउ अब यहाँ प्रॉब्लम क्या अराइज हुई, क्योंकि हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक ही इंस्ट्रक्टर था, ओके, और जो उसे भी आपने अपडेट कर दिया, तो अब इस रिकॉर्ड में, यूनिवर्सिटी के इस रिकॉर्ड में, इस टेबल में, अगर यूनिवर्सिटी का जो डिजाइन है इसमें ये इन्फॉर्मेशन कि म्यूजिक डिपार्टमेंट पैकार्ड बिल्डिंग में रन करता है और उसका बजट 80,000 है, ये इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि ये रिकॉर्ड पूरी तरह से चला जाएगा, क्योंकि ये ओवरराइट हो जाएगा ना इससे हिस्ट्री, पेंटर और ये बजट। सो ये इन्फॉर्मेशन अब कहीं नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एक ही जगह थी ये इन्फॉर्मेशन और उस रिकॉर्ड को भी आपने अपडेट कर दिया। तो डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन के, यूनिवर्सिटी में म्यूजिक नाम से डिपार्टमेंट भी है, पैकार्ड बिल्डिंग में रन करता है और उसका बजट $80,000 है, ये इन्फॉर्मेशन आपके डेटाबेस से रिमूव हो गई, जो कि नहीं होना चाहिए था।
ठीक है, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को नहीं हटाया है तो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं रिमूव होना चाहिए। सो दिस एनोमली इज कॉल्ड अपडेशन एनोमली। तो एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, अपडेशन की वजह से आपने कुछ इंफॉर्मेशन को लॉस्ट कर दिया, रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लॉस्ट कर दिया आपने। सो दिस इज कॉल्ड अपडेशन एनोमली। अपडेशन। ठीक है, तो बैड डिजाइन में अपडेशन एनोमली भी प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, तीसरा जो एनोमली है वो जिसे हम बोलते हैं डिलीशन एनोमली। नाउ डिलीशन एनोमली क्या है? डिलीशन एनोमली का मतलब है कि जब आप एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, ओके, और उससे देन उस रिकॉर्ड के डिलीशन की वजह से अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी डेटाबेस से डिलीट हो जाती है परमानेंटली। तो दैट्स दैट एनोमली और दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिलीशन एनोमली। एग्जांपल फिर से अगेन देखिए, लेट्स से which department have only one instructor in this case, क्रिक बायोलॉजी। तो अगेन इसी मैं एग्जांपल से ले रहा हूँ, बायोलॉजी डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो इसमें एक ही इंस्ट्रक्टर है क्रिक नाम से, उसकी ये आईडी है और इसकी सैलरी ये है, एंड बायोलॉजी डिपार्टमेंट वाटसन बिल्डिंग में रन कर रहा है और इसका भी बजट $90,000 है। नाउ इमेजिन करिए मैंने ये इंस्ट्रक्टर जो है इसने लेट्स से यूनिवर्सिटी में कुछ मिसबिहेव किया या कुछ किया, या इसने यही अकेला आदमी था, ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी में, और इसने डिपार्टमेंट छोड़ दिया या इसको यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन नंबर ऑफ सिचुएशंस हो सकती हैं। लेट्स अज्यूम कि इस पर्सन को कहीं और सिलेक्शन मिल गया और इसने रिजाइन कर दिया। सो अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये पर्सन रिजाइन करता है तो इसका रिकॉर्ड आपको डिलीट करना पड़ेगा, है ना? यू आर फोर्स टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। और जैसा ही आप ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट करें, क्योंकि रिकॉर्ड डिलीट होता है तो पूरा होता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि हम इतना पार्ट डिलीट कर दें। तो रिकॉर्ड डिलीट होता है तो पूरा डिलीट होता है। सो दैट मीन्स जैसे ही आप इस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डिलीट हो गई। आप चाहते थे केवल इंस्ट्रक्टर का डेटा डिलीट करना, लेकिन अननेसेसरीली या अनवांटेडली बायोलॉजी डिपार्टमेंट का डेटा भी डिलीट हो गया। और यूनिवर्सिटी में चूंकि बायोलॉजी डिपार्टमेंट में एक ही इंस्ट्रक्टर था तो ये इन्फॉर्मेशन की यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, उसकी बिल्डिंग का नाम वाटसन है और उसका बजट 90,000 है, ये इन्फॉर्मेशन फालतू में डिलीट हो गई, जबकि नहीं होना चाहिए थी। सो अगेन दिस इज द प्रॉब्लम विद द बैड डिजाइन, और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डिलीशन एनोमली। तो डिलीशन एनोमली मींस डिलीशन की वजह से अदर रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हमारे डेटाबेस से डिलीट हो जाती है। सो दैट एनोमली इज कॉल्ड डिलीशन एनोमली। सो बैड डेटाबेस डिजाइन में आपके ये सारी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बैड डेटाबेस डिजाइन में बहुत सारी नल वैल्यू हो सकती हैं, सो नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है, रिडंडेंसी को हमें कम से कम रखना है। सो एक अच्छा डेटाबेस डिजाइन में, जो आपका अच्छा डेटाबेस डिजाइन होगा, गुड डेटाबेस डिजाइन, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। जब आपने बैड डेटाबेस डिजाइन डिफाइन कर दिया तो अब आप कह सकते हैं कि अच्छा डेटाबेस डिजाइन क्या होगा। तो अच्छा डेटाबेस डिजाइन का मतलब है कि उसमें रिडंडेंसी कम से कम होगी, मिनिमम होगी। देन नल वैल्यूज की पॉसिबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी कम से कम होगी, एंड तीनों में से कोई भी एनोमली प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड डेटाबेस डिजाइन। तो जब हमने बैड डेटाबेस डिजाइन समझ लिया तो ऑब्वियसली गुड डेटाबेस डिजाइन उसका अपोजिट होगा। ओके, सो दीज आर द क्राइटेरियाज एंड कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स जो हम बैड डेटाबेस डिजाइन के बारे में बोलते हैं। तो जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा, नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली डेटाबेस के रिफाइनमेंट की प्रोसेस है, डिजाइन के रिफाइनमेंट की प्रोसेस है। इट इज ए साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हम एक डेटाबेस में से इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को ग्रेजुअली धीरे धीरे करके रिमूव करते हैं। सो अब हमारे पास जो ना कई सारी नॉर्मल फॉर्म्स हैं, उन नॉर्मल फॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इन एनोमलीज को रिमूव करना। तो हमारे पास कई सारी नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट नॉर्म एक तो है अननॉर्मलाइज्ड डेटा। तो इस तरीके के डेटा को हम अननॉर्मलाइज्ड डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है क्योंकि सारी एनोमली प्रेजेंट है। तो दिस इज कॉल्ड अननॉर्मलाइज्ड डेटा। ठीक है, हालांकि ये डेटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, अननॉर्मलाइज्ड इसे कहना ठीक नहीं होगा। अननॉर्मलाइज्ड डेटा अगर आपने देखा होगा, लेट मी शो यू, अगर ऐसा डायग्राम में कहीं है, नो अननॉर्मलाइज्ड डेटा हियर, इट इज नॉट हियर। आपने कई बार अगर देखा हो अननॉर्मलाइज्ड डेटा का एग्जाम्पल, तो अज्यूम करिए आपने मार्क्स की लिस्टिंग की हुई है, यहाँ स्टूडेंट का नाम, यहाँ उसके सब्जेक्ट, ओके, एंड देन उसके ग्रेड। तो अगर आप एक टेबल बनाएं, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नाम, देन सब्जेक्ट एंड ग्रेड। तो अगर आप अपना ही टेबल बनाएं, अपने ही क्लास का टेबल बनाएं, तो स्टूडेंट का नाम लेट से नासिर,
सब्जेक्ट उसके 6 हैं, तो 6 सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे, 6 कॉलम्स बनेंगे इसमें, एंड देन उसके 6 ग्रेड्स भी होंगे, देन स्टूडेंट नेम लेट्स से नरेश, उसमें अनोटेशन से कुछ नहीं हो पाएगा भाई, अनोटेशन में लिखना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसमें माउस से लिखना पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स से आईडी हो गया स्टूडेंट का, देन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को मैं सिंपली एस लिख देता हूँ, एस, एक मिनट सॉरी, एंड यहाँ पर 5-6 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 6 कॉलम्स होंगे इसमें, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना ये सिंगल कॉलम होगा, एक आईडी के सामने, आईडी किसी की 1 है तो उसके सामने 6 डेटा होगा, एंड देन यहाँ पर 6 ग्रेड होंगे इस तरीके से। सो इस तरीके की टेबल जो है, आपने अभी कई बार रजिस्टर्स में ऐसी टेबल मेंटेन की होंगी, इधर एक ही कॉलम है, एक ही सेल है, लेकिन इस सेल के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल सेल्स हैं, ओके, तो इसे हम बोलते हैं अननॉर्मलाइज्ड डेटा। सो इस तरीके का जो टेबल होता है, दीज टेबल्स आर कॉल्ड अननॉर्मलाइज्ड टेबल्स या अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस, ओके। सो जो डेटाबेस किसी भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है, जो इस तरीके का डिजाइन अभी मैंने डिस्कस किया, हम उसे बोलते हैं अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस। सो हालांकि अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस अगर आप देखेंगे तो उसमें सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, लेकिन नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस में ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मलाइजेशन एक लेवल तक अचीव कर लिया तो सारी प्रॉब्लम हो सकता है रिमूव हो जाए। सो नॉर्मलाइजेशन की कई सारी नॉर्मल फॉर्म्स हैं, सो नॉर्मल फॉर्म्स का लेवल भी इंक्रीज करता है, जैसे सबसे लोअर नॉर्मल फॉर्म है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन उससे ज़्यादा हायर है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, देन उससे हायर है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन उससे हायर है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। नाउ ये से आपको याद रखना है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है ना कम रिस्ट्रिक्शंस लगाती है डेटाबेस के ऊपर, तो इसलिए उसमें एनोमलीज ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। ध्यान रखना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने का मतलब ये नहीं कि सारी एनोमली हट गई, एनोमलीज विल बी देयर, ठीक है, लेकिन कुछ कमी कम हो जाती हैं कई बार। देन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या किया, थोड़ी सी और स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगा दी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस लगा दी, तो डेटाबेस आपका थोड़ा सा और हायर नॉर्मल फॉर्म में चला गया और उसमें जो डिजाइन प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी और कम हो गई। देन हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डेटाबेस के डिजाइन को जब ले जाएंगे, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स जो है ना कम हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसमें और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस लगा दी, मैथमेटिकल रेगुलेशंस लगा दी। देन BCNF एक और नॉर्मल फॉर्म है, उसमें हमने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो हम जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाते चले जाते हैं डेटाबेस के ऊपर, आपके नॉर्मल फॉर्म उतनी हायर होती चली जाती है। सो हायर नॉर्मल फॉर्म मीन्स हायर रिस्ट्रिक्शंस, लोअर नॉर्मल फॉर्म मीन्स लोअर रिस्ट्रिक्शंस। लोअर नॉर्मल फॉर्म का मतलब है डेटाबेस में एनोमली ज़्यादा है, हायर नॉर्मल फॉर्म्स का मतलब डेटाबेस में एनोमली थोड़ा सा कम है, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर लेवल तक हालांकि नॉर्मल फॉर्म जो है ना, खास करके थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है ना, ज़्यादातर हम अचीव कर लें तो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री होता है। तो इंडस्ट्री में जनरली जो एप्लीकेशंस बनते हैं उसमें हम ज़्यादातर थर्ड नॉर्मल फॉर्म या BCNF बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म तक ही डेटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक लिमिट से ज़्यादा करने पर भी जो है ना डेटाबेस में दूसरे तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने देखा हो ना कई बार कि जो सिचुएशन है कभी ऐसे जा रही है एंड देन ऐसे जा रही है, तो इस तरह ये आपके पीक है, ये बेस्ट है, इसके बाद आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, तो इधर भी प्रॉब्लम है और इधर भी प्रॉब्लम है। सो वी वांट टू अचीव दिस पॉइंट बैलेंस। सो जनरली थर्ड नॉर्मल फॉर्म या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हमारे लिए बेस्ट सूटेबल होती हैं, ओके। तो उन पर हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट बैलेंस मिलता है। सो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें हम यही करते हैं कि हम डेटाबेस का जो डिज़ाइन बनाते हैं तो हम उस पर कंडीशंस चेक करते हैं कि क्या आपका डेटाबेस डिज़ाइन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो अगर डेटाबेस में वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। नाउ ये याद रखना है कि टेबल अगर एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो पहले नॉर्मलाइजेशन हम एक इंडिविजुअल टेबल पर लगाते हैं और उसको वो नॉर्मलाइजेशन फिर सारी टेबल्स पर एक एक करके लगाते हैं। तो अगर एक टेबल नॉर्मल फॉर्म में है किसी में, लेट्स से एक ये टेबल अगर मान लीजिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो एक टेबल के फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होने से पूरा डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं आता है। पूरा डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब आएगा जब सारी की सारी टेबल्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, ये याद रखना है, ठीक है। तो एक डेटाबेस
किसी पर, जैसे मैंने कहा कि एक डेटाबेस है, मैंने आपको दिया और कहा ये डेटाबेस थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सारी टेबल्स मिनिमम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हैं। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म मैं आज अभी शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से पहले हमें कुछ अब फंडामेंटल्स अपने प्रिपेयर करना होंगे, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म्स में सबसे पहले एक और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आपको डिस्कस करना होगा, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, सो फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेस पर ही हम नॉर्मल फॉर्म्स डिफाइन करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी फर्स्ट। ओके, एक मिनट, लेट मी कम टू द बुक, क्योंकि यहाँ स्लाइड्स में नहीं है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। और हाँ, चलिए। ओके, सो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अगेन लेट मी से यू अगेन, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम शॉर्ट में कई बार एफडी भी बोलते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी यू कैन नोट इट डाउन, हियर इट इज रिटन। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट मी रीड इट आउट। आप इसे कैसे रीड करेंगे? आपने लिखा यहाँ कॉलम है डिपार्टमेंट नेम एंड दूसरा कॉलम है बजट। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में इधर भी कुछ सेट ऑफ कॉलम्स होंगे और इधर भी सेट ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। सो फंक्शनल डिपेंडेंसीज में दो चीज़ें हैं, एक सेट ऑफ कॉलम्स इधर है, यहाँ सिंगल कॉलम लिखा हुआ है और यहाँ भी सिंगल है, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है, इधर भी मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं और इधर भी मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। सो दिस इज वन सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी, लेट्स कॉल इट x. This is another set of function dependency, let's call it y. Okay, now function dependency का नोटेशन है ये सिंबल, ठीक है। अब हम यहाँ ऐसे रीड आउट कैसे करेंगे इसे? हम इसे रीड करेंगे डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइंस बजट। कैसे रीड करेंगे? फिर से सुन लिए, डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइंस बजट। नाउ इसका उल्टा भी हम कई बार ऐसे रीड करते हैं कि बजट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। इस फंक्शन डिपेंडेंसी को हम दो तरीके से रीड करते हैं, लेट मी डू इट अगेन। डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइंस बजट, या उल्टा भी पढ़ते हैं आप कई बार, तो ऐसे पढ़ेंगे बजट फंक्शनली डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आ रहा होता है कि फंक्शन डिपेंडेंसी का मतलब क्या है। सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन डिपेंडेंसी। अगर यहाँ दी हो तो मैथमेटिकल, आपका नॉर्मलाइजेशन जो है ना इस बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो एक्चुअली मेरे पास स्लाइड्स नहीं है, नहीं तो मैं मल्टीपल बुक से अगर स्लाइड बनाता तो दैट वुड बी बेटर। चलिए, हाँ, सो दिस इज द डेफिनेशन। सो वी से दैट, सो लेट्स से अल्फा एंड बीटा, एक पहले लेट्स टॉक अबाउट आर इज सम रिलेशन स्कीमा। रिलेशन स्कीमा का मतलब होता है एक टेबल का डिजाइन, ठीक है। सो आर, जैसे जनरली हम एक टेबल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, स्मॉल आर और आर। ये कैपिटल आर का मतलब है आर की स्ट्रक्चर, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। स्मॉल आर का मतलब हम टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन डिपेंडेंसी किसी ना किसी एक टेबल पर ऑकर होती है। नाउ सपोज अल्फा जो है ना, कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो आर से लिए गए हैं, एंड बीटा इज ऑल्सो सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो भी आर से लिए गए हैं, ठीक है। सो आप कहते हैं कि अल्फा बीटा को फंक्शनली डिटरमाइन करता है अगर ये दो कंडीशन, सॉरी, अल्फा फंक्शनली डिटरमाइन बीटा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि कोई भी दो टपल्स आप इस रिलेशन से ले लें, आर से ले लें, तो उनके लिए ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो कि अगर उन टपल्स की, सो लेट्स से T1 और T2 दो टपल हैं, कोई भी दो टपल्स आप ले लीजिए, ये T1 एक टपल है और T2 एक टपल है। यहाँ पर नोटेशन को समझिए, T1 अल्फा का मतलब है T1 की अल्फा कॉलम की वैल्यू। T1 अल्फा का मतलब हो गया अल्फा की, सॉरी, T1 कॉलम की, T1 रिकॉर्ड जो है उसकी अल्फा कॉलम की वैल्यू, और T2 अल्फा का मतलब है T2 रिकॉर्ड की अल्फा वैल्यू। ओके, सो नाउ अगेन हम क्या करें कि अल्फा और बीटा, अगर अल्फा बीटा को फंक्शनली डिटरमाइन करता है अगर कोई भी दो रिकॉर्ड के लिए, कोई भी पेयर आप चुन लीजिए पूरी टेबल में से,
पूरी टेबल में से कोई भी 2 रिकॉर्ड आप रैंडमली आपकी जो मर्जी पड़ती है वो उठा लीजिए, और उन दोनों रिकॉर्ड्स में अगर अल्फा की वैल्यू मैच कर रही है, अगर दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू सेम है, तो बीटा की भी वैल्यू मैच करना चाहिए। दिस इज द रूल। तो अगर ये रूल आप हर रिकॉर्ड के लिए दिखा देते हैं इस टेबल में, तो हम कहेंगे कि अल्फा जो है ना बीटा को इस रिलेशन आर पर फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। ओके, लेट मी रिपीट अगेन। आर इज सम रिलेशन, कैपिटल आर इज द स्कीमा, स्कीमा का मतलब आर में कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। नाउ अल्फा इज सबसेट ऑफ आर, कैपिटल आर मतलब अल्फा आपने कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ले लिए, सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, मोर देन वन एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। सिमिलरली आपने बीटा एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स अगेन आर से ले लिया, कोई भी रैंडमली। ध्यान रखना अल्फा और बीटा में कुछ कॉमन भी हो सकती हैं, कोई कॉलम दोनों साइड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपने 2 सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स अल्फा और बीटा आर से डिराइव कर लिए। अब हम कहेंगे कि अल्फा बीटा को फंक्शनली डिटरमाइन करता है अगर किसी भी 2 रिकॉर्ड के लिए, कहां से रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम, अल्फा सॉरी आर से, आर से आप कोई भी 2 रिकॉर्ड उठा लीजिए, और अगर उनकी अल्फा वैल्यू मैच कर रही है तो बीटा वैल्यू भी मैच होना चाहिए। यह कंडीशन है। फंक्शन डिपेंडेंसी कंडीशन लगा रही है, क्या कह रही है कि अल्फा बीटा को फंक्शनली डिटरमाइन करेगा अगर आर के किसी भी 2 टपल के लिए, किसी भी पेयर के लिए, आप टपल 2 टपल का मतलब पेयर भी बोल सकते हैं, किसी भी पेयर के लिए अगर उनकी अल्फा वैल्यू मैच कर रही है तो उनकी बीटा वैल्यू भी मैच करना चाहिए। और अगर ऐसा हर पेयर के लिए आप दिखा सकते हैं तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड हो रही है। हाँ, अगर एक और याद रखना है, अगर आपको ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिलता है टपल्स का जिसमें अल्फा वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो फिर हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड हो रही है, क्योंकि जब अल्फा वैल्यू मैच नहीं करेगी तो बीटा को मैच कराने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, सो अल्फा फंक्शन डिटरमाइंस बीटा। नाउ हम इस एग्जांपल पर आते हैं। आपने अगर यहाँ ध्यान दिया होगा तो यहाँ लिखा हुआ था डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइंस बजट। तो अगर आप इस टेबल में देखें तो डिपार्टमेंट नेम फिजिक्स अगर आ रहा है तो इसका बजट हमेशा 70,000 आएगा कहीं भी। तो आप फंक्शन डिपेंडेंसी कैसे चेक कर रहे हैं, आपने चेक करना है कि डिपार्टमेंट नेम बजट को डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपने क्या किया, डिपार्टमेंट नेम कॉलम की कोई भी 2 रिकॉर्ड उठाए जिसमें डिपार्टमेंट नेम मैच कर रहा हो, और देखो क्या उनका बजट भी मैच कर रहा है क्या। सो लेट्स से मैंने ये एक लिया फिजिक्स, और कहाँ है फिजिक्स, यहाँ। तो आपने देखा ये 2 रिकॉर्ड्स हैं, इन दोनों में डिपार्टमेंट नेम मैच कर रहा है, तो आप देखो इनका बजट मैच कर रहा है कि नहीं। यस, बजट मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप अब इसका उल्टा देखिए, हम कहेंगे कि क्या ये फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो कई बार हम उल्टे डायरेक्शन से फंक्शन डिपेंडेंसी को दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा पेयर दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें ये वैल्यू मैच कर रही हो दोनों, लेकिन ये मैच ना करे, मतलब डिपार्टमेंट का नाम सेम है लेकिन बजट अलग अलग हो। तो आप देखेंगे इस टेबल में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है किसी भी केस में, फिजिक्स का अकेला नहीं, आप फिनांस का भी ले सकते हैं, कि डिपार्टमेंट नेम दोनों जगह सेम है तो बजट भी सेम आ रहा है। इसका मतलब इनके बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बजट को। अच्छा, आईडी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, आप नेम को देख सकते हैं। कोई भी आप कहेंगे कि आईडी में रिपीटेशन, आईडी फंक्शनली डिटरमाइन बजट, तो आपको चेक क्या करना है कि कहाँ देखिए कि कोई भी जगह पे आईडी रिपीट हो रही है क्या, नहीं रिपीट हो रही। तो आईडी रिपीट नहीं हो रही है मतलब आपको एक पेयर ऐसा मिला ही नहीं जिनकी अल्फा वैल्यू मैच कर रही है। तो जब अल्फा वैल्यू मैच करने वाली बात ही नहीं है, दो जगह अल्फा वैल्यू सेम नहीं है, तो बीटा वैल्यू सेम ना होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आईडी नेम को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, आईडी कॉलम नेम को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है। ओके, सो अगर किसी कॉलम में कोई भी रिपीटेशन नहीं है तो वो अपने आप दूसरे किसी भी कॉलम को फंक्शनली डिटरमाइन करता है। सो यहाँ पर आईडी में कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो इसलिए आईडी नेम को भी फंक्शनली डिटरमाइन करेगा, सैलरी को भी डिटरमाइन करेगा, डिपार्टमेंट नेम को भी डिटरमाइन करेगा, बिल्डिंग को भी डिटरमाइन करेगा, एंड बजट को भी डिटरमाइन करेगा। ओके, सो आईडी जो है सारे कॉलम्स को फंक्शनली डिटरमाइन करता है। सो आईडी फंक्शनली डिटरमाइंस नेम, आईडी फंक्शनली डिटरमाइंस सैलरी एंड सो ऑन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सो फंक्शन, लेट मी रिपीट अगेन, फंक्शन डिपेंडेंसी आपको दिखाना है टेबल में। आपसे पूछा जाए क्या सैलरी बिल्डिंग को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपका काम है पहले उल्टा दिखाना है कि नहीं, हम मान के चलेंगे कि नहीं कर रहा है। तो आप कोई भी ऐसा रिकॉर्ड उठाइए जहाँ पर सैलरी की वैल्यू मैच कर रही हो। सो और उसमें देखो क्या सैलरी मैच कर रही है तो साथ में बिल्डिंग भी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है।
तो सैलरी अगर आप देखें कहीं भी रिपीटेशन है 92 कहीं नहीं आई गेस आर यू एबल टू लोकेट एनी रिपीटेटेड वैल्यू 80,000 80,000 दो बार है तो आप देखेंगे 80,000 में एक जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ रहा है बिल्डिंग टेलर आ रही है सो आईडी सैलरी जो ना डिपार्टमेंट नेम को डिटरमाइन नहीं कर रहा है ठीक है यहाँ एक जगह 80,000 के सामने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिखा है एक जगह फाइनेंस लिखा है तो सैलरी डिपार्टमेंट नेम को फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रही है सैलरी इसी तरीके से बिल्डिंग को भी डिटरमाइन नहीं करेगी एक जगह 80,000 के सामने टेलर आ रहा है एक जगह पेंटर आ रहा है तो आपको उल्टा दिखा देना होता है आप क्या करिए एक ऐसा कॉलम उठाइए जिसमें रिपीटेशन है एक रिकॉर्ड एटलीस्ट दिखा दीजिए और फिर दिखाओ कि उसके करस्पॉन्डिंग जिसको हम चेक कर रहे हैं कि ये दूसरा एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां देखो दोनों वैल्यू अलग तो नहीं है अगर आपने अलग दिखा दी तो आप सीधा कहेंगे सैलरी या एक वो कॉलम दूसरे को डिटरमाइन नहीं कर रहा है ठीक है सो आप आई होप आगे क्लास होगी आपकी कोई सी तो मैं यहीं क्लोज करता हूँ आज और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके आगे फंक्शन डिपेंडेंसी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बुक को पढ़ें इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 8 कल पढ़ के आएँ ओके अच्छे से ध्यान से पूरा चैप्टर जितना पढ़ सकते हैं आप उसको पढ़िए और फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं आता दैट मीन्स डेटाबेस नहीं आता ओके ईआर डायग्राम आना नॉर्मलाइजेशन आना और एसक्यूएल आना ये तीनों अच्छे से आना जरूरी है अगर इन तीनों में से आपको कुछ एक भी चीज़ नहीं आती है दैट मीन्स आप डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे तो डेटाबेस की नॉलेज के लिए तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आना जरूरी है और नॉर्मलाइजेशन प्योर मैथमेटिकल है आप जितना टाइम आप देंगे इसमें जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतना समझ पाएंगे नहीं तो दिक्कत होगी ठीक है तो आज ये मैंने सेशन रिकॉर्ड किया है सो मैं होपफुली सेशन को सेव करके शेयर करूँगा किसी तरीके से ओके सो कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे अच्छा सेंसर नेटवर्क के लिए बारे में कहना चाहता हूँ आई विल टेक सम टाइम 1-2 दिन टाइम लूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्योंकि कुछ टॉपिक नए हैं तो मैंने भी सेंसर नेटवर्क फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ और कुछ रिसर्च पेपर्स में कलेक्ट करके पढ़ के फिर आपको स्लाइड्स बना करके फिर मैं आपको बताऊँगा किस दिन क्लास लूँगा मैं ओके तो सून मैं जल्दी बताऊँगा आपको तब तक हम लोग डेटाबेस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसका सिलेबस भी ज़्यादा है सेंसर नेटवर्क का उतना सिलेबस नहीं है ओके और ओके सो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग पढ़ें एंड देन वी विल डिस्कस कल टुमारो डिस्कस करेंगे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको छोड़ना नहीं है ओके ओके सो बाय थैंक यू सर हाँ थैंक यू